नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सीआरसीएस री सबमिशन पोर्टल ऑफिशियली तौर पे आ चुका है। जैसे कि आप सभी को बताया गया था पोर्टल के माध्यम से भी, और मैं भी खुद अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा इस बात की जानकारी देते आया था कि जब तक ऑफिशियली तौर पे यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल पे जब इसकी जानकारी नहीं मिलती है तब तक आपको रिफंड पोर्टल पे री सबमिशन पोर्टल पे आवेदन नहीं करना है। जैसा हमने पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि सहारा री सबमिशन पोर्टल के बारे में, ठीक वैसा ही हूबहू पोर्टल आ चुका है। पहले टेस्टिंग फेज में था, अब अपने ऑफिशियली तौर पे आवेदन लेने की स्थिति में आ चुका है पूरी गाइडलाइन के साथ। कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, थोड़ा देर आया है लेकिन थोड़ी दुरुस्त आई है, लेकिन अभी भी 100% जो निवेशक हैं उनके हित में नहीं है। कुछ हद तक इस पे कुछ समाधान मिला है। क्या कुछ अच्छी खबर है इस पोर्टल पे निवेशकों के लिए जिनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था, बहुत सारे डिफिशियंसी कम्युनिकेट बता करके, कई सारी डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके, उनके लिए कुछ हद तक इसमें अच्छी खबर है। वो बारी बारी से मैं आपको सारी डिफिशियंसी कोड के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ जो प्रश्न FAQ दिया गया है वो भी आपके हित में है, वो भी मैं सब आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। कैसे आवेदन करना है सब कुछ आपको पूरी प्रक्रिया इसमें मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ऑफिशियली तौर पे है। अब इसमें कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है। हाँ, बाद में कुछ इस पे अपडेट हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल अब इस पे किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि हम अपना आवेदन करें कि नहीं करें। अब आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा मूव करके सीधे अपने लैपटॉप के सामने आपको सीधे स्क्रीन पे लाइव ले चल के दिखाता हूं कैसे आवेदन करना है और क्या कुछ डिफिशियंसी कोड जो इसमें दिया गया है पहले से कुछ अलग क्या हटाया गया है, क्या कुछ नया जोड़ा गया है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए थोड़ा सा मूव करता हूं अपने सीधा लैपटॉप के होम स्क्रीन। तो यहाँ अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे, और यहाँ मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही आपको कुछ इस प्रकार से पेजेज खुलेंगे। यहाँ आप जो भी आपका गूगल आप खोल लीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए सहारा रिफंड पोर्टल। जैसे ही 1-2 लेटर आप टाइप कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार से आपको रिकमेंड यहाँ करने लगेगा सहारा रिफंड पोर्टल। पहले ही वाला जो अपना पोर्टल है, फिर नीचे जो पहला यहाँ पे वेबसाइट है यहाँ पे आप ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको पुराना वाला जो पहले हमने अपना आवेदन किया था सहारा रिफंड पोर्टल पे, वे पोर्टल खुल जाएगा। अब यहीं से पहले हम जमाकर्ता लॉगिन पे जाते थे तो यहाँ बताया जा रहा था कि CRCS के यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल आपको पुनः ही लिंक प्रदान करेगा रीसबमिट करने के लिए। आपके आवेदन में जो कुछ कमियां बताई गई है उसको फिर से आवेदन करने के लिए। तो अब यहाँ आप देखिए, एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पुनः सबमिशन लॉगिन पोर्टल यहाँ ही दे दिया गया है, यहाँ सामने से। या फिर अगर आप जमाकर्ता लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ से भी आपको लिंक यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। यहाँ पे लिंक, इस लिंक के माध्यम से भी सीधे आप पोर्टल पे जा सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से भी पुनः सबमिशन लॉगिन यानी कि करना है तो यहाँ से भी आप उस पोर्टल पे जा सकते हैं। पुनः सबमिशन लॉगिन, आप ध्यान दीजिएगा मैं हिंदी में रखा हूं ताकि सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो पोर्टल है जहाँ पे फिर से हम सभी को अपना जो डिफिशियंसी का कमी आया है उसके लिए आवेदन करना है, वहां हम आ चुके हैं इस पोर्टल पे। अब यहाँ पे इसको चलिए मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ। यहाँ से कोने में जाएंगे, क्लिक करेंगे, हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है पुनः पहले यहाँ होम पेज है देखिए, दूसरे नंबर पे आपको पुनः सबमिशन लॉगिन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना दावा यहाँ प्रस्तुत करना है। जो कुछ कमियां पाई गई है वैसे आवेदनों के लिए यहाँ आपको दावा आवेदन संख्या दर्ज करना है। आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा भरना है, मान्य कर देना है, OTP आएगा, वेरीफाई करके आगे जो कुछ भी प्रक्रिया बताएगी उसको फॉलो करना है। आसान प्रक्रिया है। अब आगे है आपका मुख्य बात यह है कि हाँ, आखिर जब रीसबमिशन पोर्टल आया है तो इसमें आखिर जमाकर्ताओं के हित में क्या आया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे डिफिशियंसी मैसेज भेज करके लोगों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ कमी कोड है, कमी कोड का एक अलग से
साइट दिया हुआ है, फिर सामान्य प्रश्न है। इसमें दोनों चीजें दी हुई है। आपके द्वारा जो कुछ प्रश्न होते हैं उस प्रकार के प्रश्न और उसके उत्तर भी दिए गए हैं। और जो कमी कोड है, यानी कि पहले जब रीसबमिशन पोर्टल अपने पहले टेस्टिंग फेज में था तो उस वक्त 25 डिफिशियंसी कोड दिया जा रहा था, लेकिन बाद में जब थोड़े दिनों लगभग 36 घंटे के अंतराल के बाद, यानी कि गैप के बाद फिर से दोबारा ये पोर्टल आया था तो उसमें 21 कर दिया गया। अब इस कमी कोड के जो विवरण है, इसमें कोड की संख्या 20 कर दिया है। यहाँ पे आपको हम क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ आप देखते जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर स्टॉप, 1 2 यहाँ पे देखते जाइए, आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 20 ही कर दिया गया। यानी कि जो पहले था इसके सबसे पहले 25, उसके बाद कुछ हटाया गया, फिर 21 हुआ, अब 20 हो गया है। यानी फाइनली पहले वाला से एक कम है, मतलब आपके एक डिफिशियंसी यहाँ से जरूर हटा है। अब वो कौन सा हटा है आपकी अभी ही जानकारी के लिए बता देता हूं कि ITR बैंक स्टेटमेंट की जो कमी कोड था उसको हटा दिया गया है यहां से। अब उसके लिए क्या करना है, अभी इस पे कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। बेशक यहां से उसको हटा दिया गया है, लेकिन किसी भी न ही FAQ में और न ही कमी कोड में इसकी कोई, अब FAQ में तो जानकारी देना चाहिए ना कि हाँ भाई ITR बैंक स्टेटमेंट में को कमी कोड का हमने यहाँ से हटा दिया गया। तो आखिर जिस प्रकार से वो कमी कोड था, उन लोगों के जिनका आवेदन था वो क्या करेंगे? जिन निवेशक बंधुओं के कमी में ITR और बैंक स्टेटमेंट की बात की जा रही थी अपलोड करने के, वो लोग क्या करेंगे? तो इसकी यहाँ कम से कम सामान्य प्रश्न वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दे देना चाहिए था कि हाँ भाई, जैसे यहाँ बहुत सारे प्रश्न दिया गया, CRCS सहारा रिसबमिशन पोर्टल क्या है, ऐसे कुछ FAQ यानी कुछ प्रश्न दिया गया है, वो मैं आपको बारी बारी से पढ़ के सुना, जो आपकी जानकारी के लिए होगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। और डिफिशियंसी कोड है उसमें क्या कुछ आपके अच्छी खबर है आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा FAQ के साथ इसी में आपको कमी कोड भी मिल जाएगा, वो भी मैं आगे बता देता हूँ। लेकिन सवाल वही है कि जो बहुत सबसे बड़ा जो डिफिशियंसी कम्युनिकेट का जो मैसेज था कि बैंक स्टेटमेंट और ITR बड़े बड़े निवेशक जो बंधु हैं उनका बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी हो गया था, उसको यहाँ से हटा दिया है, गायब कर दिया है। लेकिन फिलहाल उसकी कोई भी जानकारी यहाँ FAQ पे नहीं दिया गया है। मैं एक एक करके सवाल पढ़कर सुना देता हूँ, जो जानकारी होगा वो मैं आपको बताने वाला। CRCS सहारा रिसबमिशन पोर्टल सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल। आज CRCS रिसबमिशन पोर्टल के माध्यम से लॉगिन के कौन कौन पात्र हैं, चलिए आप सभी को पता है। इसमें केवल अब यहाँ पे नीचे आगे आते हैं। यहाँ रिसबमिशन पोर्टल पर आवेदन को पुनः सबमिट करने की प्रक्रिया हो तो प्रक्रिया सब बता ही दिए हैं कि अपना दावा संख्या डालना है। क्या सहारा सोसाइटी का कोई जमाकर्ता पुनः सबमिशन का नया दावा जोड़ सकता है? इसमें नया दावा नहीं जोड़ा जाएगा, आपको पहले ही पता है। सिर्फ जो कमियां वाले आवेदन है उसी को जोड़ा जाएगा। दावों पर कार्रवाई करने में कितना समय लगेगा? हाँ, ये देखिए, इसमें कुछ अपडेट किया गया है। जैसे पुनः प्रस्तुत किए गए दावों को 45 कार्य दिवस के भीतर संसाधित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जैसे लोग ने सवाल उठाया था कि 45 दिनों के भीतर आखिर हमारा पैसा आया क्यों नहीं, क्योंकि इसके पहले जानकारी दिया गया था कि 45 दिन के भीतर आपको SMS के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा कि आपका आवेदन सबमिट हुआ है, अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब उसको यहाँ स्पष्ट तौर पे, अब इसी के लेकर के लोग बिल्कुल भ्रमित हो गए थे कि भाई 45 दिन हो गया, अभी तक मेरा कोई मैसेज नहीं आया। तब उसके लिए यहाँ स्पष्ट तौर पे लिख दिया है कि पुनः प्रस्तुत किए गए दावों को 45 कार्य दिवस के भीतर संसाधित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी प्रयास किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 45 दिन के भीतर आपको SMS भेज दिया जाएगा कि हाँ आपकी दावों से क्या कुछ जानकारी है, ऐसा नहीं है। प्रयास किए जाने की बात की जा रही है। और दावे के संसाधन की स्थिति SMS के साथ पोर्टल पर उपलब्ध पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और 45 कार्य दिवस, ध्यान दीजिएगा, 45 कार्य दिवस मतलब अगर बीच में कोई हॉलीडे आता है, कोई छुट्टी आता है, उस दिवस को यहाँ से नहीं जोड़ा जाएगा, जो कार्य दिवस है उसी को जोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रयास करने की बात की जा रही है, आपको स्पष्ट SMS के माध्यम से बताने की बात नहीं की जा रही है।
यदि मैं CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता बदल दूंगा तो क्या होगा? वही बैंक खाता बदलने की बात है, इसमें सारा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो आपके सही जानकारी के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अपना आधार जुड़ा बैंक खाता बदल सकता हूँ? हाँ, बदल सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। यदि जमाकर्ता का त्रुटि कोड 9, 10 और 11 मिलता है तो क्या करना होगा? देखिए, जो मैं आपके लिए बात कर रहा था कि कुछ जो इसमें अपडेट आया है वो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहली बार जब पोर्टल ये अपने अनौपचारिक तौर पे आया था उस वक्त भी इसी प्रकार का बताया गया था कि 9, 10 और 11 कोड मिलता है तो आपके दावे को पुनः से सबमिट करना होगा। उसी की जानकारी इसमें दी गई है यहीं पे। अब 9, 10 कोड 11 कोड क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, फिर से आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। क्या जमाकर्ता फॉर्म तैयार होने के बाद उसमें संशोधन कर सकेगा? बिल्कुल नहीं संशोधन कर सकेगा। एक बार अगर तैयार हो गया है फॉर्म, ध्यान से आपको रीसबमिट करना है अपने आवेदन को। एक बार अगर आपका आवेदन तैयार हो गया तो आप दोबारा इसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से आवेदन करना होगा। क्या रिफंड आवेदन पुनः जमा करने का कोई ऑफलाइन विकल्प है? अरे भैया, ऑनलाइन पोर्टल का विकल्प है तो फिर ऑफलाइन का क्या सवाल है इसमें? क्या जमाकर्ता एग्जिट कर सकता है भले ही उसके पुनः सबमिशन पोर्टल पर दावा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरा हो? जी हाँ, बिल्कुल एग्जिट कर सकता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत भरे हों, हमें कुछ चीज़ की अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कुछ कमियां महसूस हो रही है तो हम फिर से उसको बैक जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा फॉर्म रेडी होने का पहले तक ही ये सब कुछ है। क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी? रिफंड स्वीकृत होने पर जी हाँ, बिल्कुल इसमें कह रहा है कि आपको SMS के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी या पोर्टल पर भी इसका सूचना उपलब्ध होगी। पोर्टल के माध्यम से मुझे अधिकतम कितनी भुगतान राशि प्राप्त होगी? अरे क्या, सबको पता है 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। रुपये 10,000 प्राप्त होने के बाद शेष राशि का क्या होगा? यही हमारे जमाकर्ता बंधु के मन में सवाल था कि आखिर बाकी शेष राशि का क्या होगा। 10,000 तो इस वक्त मिल रहा है, लेकिन हमारा पैसा तो लाखों में है, करोड़ों में है, 10 लाख है, 5 लाख है, 50,000 है, तो बाकी का पैसा कब मिलेगा इसकी चिंता लोगों की सबसे ज्यादा थी। तो वही FAQ नंबर के जो प्रश्न है नंबर 15, उसमें आपको दिया गया है कि 10,000 रुपये प्राप्त होने के बाद शेष राशि का क्या होगा। तो CRCS का जवाब सुन लीजिए। प्राप्त आवेदनों की संख्या और इसमें शामिल कुल दावा राशि के आधार इस संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। यानी कि आवेदनों की संख्या के आधार पर कुल दावा राशि कितना है, इस आधार पे बाद में इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा या फिर बाद में इस संबंध में आपको कोई सूचना दी जाएगी। यानी निश्चित रूप से CRCS भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे पास आखिर आवेदन आता कितना है। जैसे कि आपको पता है पहली बार जब जानकारी दी गई थी CRCS के माध्यम से कि 73,000 करोड़ का जो लायबिलिटी है, यानी जो लोगों को जमा की गई राशि है, उसका आवेदन प्राप्त हो चुका है। और बाकी आज तक कितने लोग किए हैं वो अलग की विषय है। अगर देखा जाए तो एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 1 लाख करोड़ का जमा राशि का आवेदन हो चुका। अब 1 लाख करोड़ का जमा राशि का आवेदन लगभग हो चुका है। अब उसी पे ये CRCS फिर तय करेगी कि आगे आपको इसके संबंधित क्या जानकारी देना है। अब आपके आवेदन और दावा राशि के हिसाब से ही तय करेगी। अब आगे है, यदि मेरे पिछले दावों में कमियां हैं तो क्या मैं अपने दावे पुनः सबमिट कर सकता हूं? अब भाई कमियों के लिए ही तो ये पोर्टल आया है ना। चलिए आगे है, यदि मेरा आधार नाम मेरे जमा प्रमाण पत्र RD पासबुक पर दिखने वाले नाम से मेल नहीं खाता है तो क्या होगा? जो नाम मिसमैच वाली बात था उसमें कुछ हद तक आपके समाधान दिया है। जैसे कि पहले भी आपका जो अनौपचारिक तौर पे पोर्टल आया था उसमें भी बताया था कि नोटरी के माध्यम से आपको नोटरी करवा कर रखना होगा एक शपथ प्रमाण पत्र। उसमें बहुत सारे लोगों का कुछ अलग अलग नेम मिसमैच का मामला था। आप थोड़ा यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए इस बात का, नेम मिसमैच वाले लोगों को क्या क्या तरीका इसमें दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। आप अपना दावा आवेदन पुनः जमा कर सकते हैं भले ही आधार में अंकित नाम
जमा प्रमाण पत्र पासबुक में अंकित नाम से भिन्न हो, यानी आपका आधार में नाम भिन्न हो जमा प्रमाण पत्र से, फिर भी आप इसमें दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको दिए गए फील्ड में जमा प्रमाण पत्र पासबुक पर अंकित नाम के अनुरूप दर्ज करना होगा। नाम उसी हिसाब से लिखना होगा। निम्नलिखित स्कैन किए गए स्व सत्यापित फोटो आईडी कार्ड में किसी एक के साथ नोटरीकृत शपथ पत्र जमा करना होगा। पहले ही आप सभी को मैंने बताया था कि आप अपने नाम से संबंधित एक नोटरी यानी कि करवा के रख सकते हैं, वो आपके काम आएगा और इसी की जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, पहले ऑफिशियल नहीं था लेकिन अब ऑफिशियल जानकारी आ गई है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बुक ड्राइविंग लाइसेंस, ईपीआईसी, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, यानी इसमें से कोई भी आप यहाँ पे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। पूरी जो यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया हुआ है, पहचान पत्र, इसमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं अपने पूर्व नाम के प्रमाणित करने के लिए। लॉगिन करने के पश्चात शपथ पत्र का प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है। आगे है, क्या मैं आधार कार्ड और जमा प्रमाण पत्र पासबुक में नाम में भिन्नता होने की दशा में एक ही शपथ पत्र का उपयोग कर सकता हूं? एक ही शपथ पत्र कह रहा है कि अगर हमने शपथ पत्र बनवाया तो उसका उत्तर में आप सुन लीजिए। आप एक ही शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं जिसमें जमा प्रमाण पत्र पासबुक में नाम में भिन्नता हो, जिसे जमाकर्ता द्वारा एक बार अपलोड किया जाना है और कई दावों से जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि पैन के मामले में किया गया है। आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि विवाह के कारण मेरा नाम बदल गया हो तो क्या करें? बहुत से लोगों का हुआ था कि भाई शादी का पहले खाता खुलवाया गया था, विवाह के बाद तो जैसे सविता कुमारी है पहले और बाद में सविता देवी हो गया है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर शादी के बाद नाम के बाद लोग देवी जोड़ देते हैं, या फिर कुछ अपने वहाँ ससुराल के माध्यम कि जो ससुराल वाले के जो लोग हैं उनके भी टाइटल के हिसाब से लोग अपना टाइटल बदल लेते हैं। होता है और होना भी चाहिए। उसी संबंधित में कह रहा है कि आपको विवाह के प्रमाण पत्र अथवा विवाह फोटोग्राफ के साथ विवाह प्रमाण पत्र या विवाह कार्ड के स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र के साथ। ध्यान से आप इसको पढ़ करके पूरी मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आपको यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है। हर कमी कोड, कमी कोड भी आपको दिखाऊंगा और हर FAQ का सवाल आपको कमी कोड के आधार पे ही FAQ दिया गया है। लोगों के जो मन में सवाल आते हैं उसी का यहाँ पे जवाब दिया गया है। आप खुद से बिल्कुल स्क्रीन पे साफ सुथरा मौजूद है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के साथ आप इसका सहयोग ले सकते हैं। आगे है 20 नंबर, क्या अपडेट RD पासबुक अपलोड करना अनिवार्य है? जी हाँ, बिल्कुल अंतिम पृष्ठ अपलोड करें। यहाँ पे मैं सबसे यहाँ पे शुरू की बातें हैं, उसका कह रहा है कि अंतिम पृष्ठ अपलोड करना जरूरी है। ऐसे मामलों में जहां प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो गई है, क्या नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी धन वापसी के लिए आवेदन कर सकता है? यानी डेथ क्लेम, एक ही शब्द में आप सभी को समझने के लिए कि डेथ क्लेम यानी जिस जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है, क्या उसके जो नॉमिनीज हैं वे आवेदन कर सकते हैं पोर्टल पे? तो यहाँ पे अभी इसकी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैं तो यहाँ पे कोई भी सुविधा इसकी उपलब्ध नहीं है डेथ क्लेम वाला की, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दावा जमा करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता राशि के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए? अब देखिए, यहाँ पे सहायता अगर कोई चाहिए तो चारों सोसाइटियों के लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे चलिए मैं इस पूरी जो FAQ है और डिफिशियंसी कोड है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको वीडियो बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आपका समय बहुत कीमती है। इसका पूरा लिंक हिंदी में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आगे है, प्रत्येक त्रुटि संदेश के लिए जमाकर्ता को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है? अब कुछ त्रुटि कोड संख्या है, जैसा कि 21 अभी कमी कोड है, वो अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि उसके लिए क्या क्या करना है और उसके संबंधित कुछ उत्तर भी दिए गए हैं। जो हमने आप सभी को पहले डिफिशियंसी कोड के बारे में बताया था, उसकी जानकारी दिया था बारी बारी से, ठीक उसी के आधार पे है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज हुआ है। यहाँ पे देखिए 20
डिफिशियंसी कोड दिखा रहा है, जबकि इसके पहले 21 था। यानी कि बैंक स्टेटमेंट और ITR वाली जो बात थी, यानी कि आयकर रिटर्न वाली, वो इस कमी कोड से हटा दिया गया है। अब उसको यहाँ पे नहीं रखा गया है, लेकिन ये FAQ में भी अब आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा कि उसकी कोई भी जानकारी इस प्रश्न वाले जो ऑप्शन है उसमें नहीं दिया गया है कि भाई आखिर उसका करना क्या है। बहुत से निवेशकों के पास जो ITR और बैंक स्टेटमेंट जमा करने की बात कही गई थी, अब उस डिफिशियंसी कोड वाले लोग क्या करें भाई, बैठे रहें लेकर के, समय खत्म हो जाएगा उसके बाद बोलेंगे आपने तो कुछ किया ही नहीं। अरे क्या करें, यानी इसकी कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे ही इसका कोई अपडेट मिलेगा हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर बताएंगे। पूरी डेफिशिएंसी कोड सेम वैसे है, 2-3 डेफिशिएंसी वालों के लिए इसमें कुछ अच्छी खबर है जो मैंने आप सभी को पहले बताया था। आप डेफिशिएंसी कोड में भी जाके यहाँ से सीधा देख सकते हैं, अन्यथा इस पोर्टल के माध्यम से भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ के आपको मिल जाएगी। डेफिशिएंसी कोड ये है आपका 8, 9 और 10, ये 8 नंबर डेफिशिएंसी कोड, और ये 9 नंबर डेफिशिएंसी कोड, और ये 10 नंबर डेफिशिएंसी कोड। ये 3 डेफिशिएंसी कोड आप सभी जमाकर्ता बंधुओं के लिए राहत भरी खबर है। जैसा कि सबसे पहले जब पोर्टल आया था उसमें भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में जब कुछ दिन के 36 घंटे बाद जब पोर्टल गायब होने के बाद फिर से दोबारा आया तो उसमें इसकी जानकारी हटा दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उसी डिफिशियंसी कोड के संबंधित जो पहले जैसी जानकारी थी वो वापस आ चुकी है। जैसे पहला जो 8 नंबर डिफिशियंसी कोड है वो आप समझ लीजिए, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। इसका इन 3 डेफिशिएंसी कोड का एक ही उत्तर है। आप डेफिशिएंसी कोड पहले बारी बारी से समझ लीजिए। सदस्यता फॉर्म अगर आपका अपलोड नहीं किया गया हो सोसाइटी के द्वारा, 9 नंबर है सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। खाता खोलने पर जब आप खाता खोले थे सहारा इंडिया में, उस वक्त का वो जो फॉर्म है वो अपलोड नहीं किया गया है सोसाइटी के द्वारा। और 10 नंबर है सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। यानी ये जो 3 डिफिशियंसी है इसका कुछ हद तक समाधान मिल गया है लोगों को। बहुत से लोगों की इस बात की चिंता थी कि भाई हम तो सोसाइटी के सदस्य नहीं है, इसका फॉर्म सदस्यता फॉर्म तो अपलोड ही नहीं किया है। तो ये जो तीनों डिफिशियंसी है एक बार आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए। आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, कमी कोड संख्या 8। सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, कमी कोड संख्या 9। और सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कमी कोड संख्या 10। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। यानी सोसाइटी द्वारा कार्य डिजिटल किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन डिजिटल किया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रयास जारी है। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म स्कैन कर लिया है और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। ये तीनों कमी कोड का सिर्फ लगभग एक ही उत्तर दिया गया है, पुनः अपलोड करना है। यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन कर लिया है, सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वह अपने आवेदन को पुनः संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। या संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन नहीं किया है तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप में स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता से अनुरोध है कि किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें। यानी इसका उत्तर कह रहा है कि अगर सोसाइटी ने पूरी जानकारी डेटा उपलब्ध करा दिया है तो फिर आपको अपना दावा पुनः से अपलोड कर देना है, कुछ नहीं करना है। जो पहले वाला दावा है फिर वही
रीअप्लाई कर देना है, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, आपका दावा संसाधित किया जाएगा अगर ये तीनों डिफिशियंसी कोड होगा तो। या फिर अगर दावा अगर आपका डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है तो आप अपने सोसाइटी से संपर्क करें आपको डेटा उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन अब थोड़ी सी चिंता के विषय इसमें, हालांकि एक बात तो अच्छी है कि चलो कम से कम सोसाइटी के द्वारा डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है बारी बारी से। जैसे ही डेटा उपलब्ध हो जाएगा सीआरसीएस आपके दावे को स्वीकार कर लेगी आपको, लेकिन इसके लिए पुनः सबमिट करना होगा दावा। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने दावे को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। कब करें? सदस्यता फॉर्म स्कैन कर लिया है और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपलोड कर दी गई है तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने दावे आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। लेकिन आखिर इस बात की कैसे पता चलेगी कि हाँ हमारा डेटा उपलब्ध कराया गया है सीआरसीएस को? इस बात को जो निवेशक है उनको कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिर भी आगे हो ना हो इसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ अपडेट आप सभी को जरूर आएगा। ये कुछ अच्छी चीजें थी, यानी जो सदस्यता वगैरह जो फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है उसका जो सीआरसीएस के पास जो डाटा दिया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, उसका दावा पुनः से केवल आपको अपलोड करना है, आपके आवेदन संसाधित किए जाएंगे। लेकिन जो इसमें थोड़ी चिंता के विषय है वो मैं आपको बताया हूँ कि आखिर आवेदनकर्ता को कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटा उपलब्ध सीआरसीएस के पास हो गया है। ये कैसे पता चलेगा? इसकी सूचना कोई देनी जरूरी है, हो सकता है आगे इसकी कोई सूचना आपको मिलेगी। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ प्रश्न थे जिसके उत्तर भी पोर्टल पे दिया गया था, कुछ डिफिशियंसी कोड था उसका भी उत्तर यहाँ पे दिया गया है, और कैसे आपको आवेदन करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको कैप्चा भरना है, आपको आवेदन संख्या भरना है, कैप्चा भरना है, मान्य कर देना है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। कौन कौन से लोगों के लिए? 0 से 10,000 रुपये से 15 नवंबर से शुरू है, 0 से 19,999 से 25 नवंबर से शुरू है। डेट कुछ चेंज हो गया है, पहले डेट कुछ और था अब डेट कुछ और है। सभी पात्र जमाकर्ताओं के लिए जल्द ही सूचित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले कुछ और था कि यहाँ पात्र कौन कौन से, सभी जो जमाकर्ता पात्र उनके लिए क्या था, जल्द ही सूचना मिलेगी। सूचना मिलते मिलते 29 दिसंबर पार हो जाएगा ऐसा लगता है। आगे है पुनः सबमिट किए गए आवेदन पर 45 कार्य दिवस के अंदर कार्रवाई की जाएगी। कार्य दिवस के अंदर, जो कि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिएगा। तो ये जो नया रीसबमिट पोर्टल आया है, रीसबमिशन पोर्टल आया है, उसकी पूरी जानकारी आप सभी के सामने थी। बारी बारी से हर डिफिशियंसी कोड के बारे में आपको बताया जो आपके काम के लिए था, जो जितने भी प्रश्न थे जो आपके मन में थे उसके सवाल को भाई उत्तर आप सभी को बताया था, जो कुछ सीआरसीएस के इस पोर्टल पे दिया गया है उसी के अनुरूप। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसकी पूरी समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।